सोचिए एक पूर्व सेना प्रमुख की एक आत्मकथा जो अभी बाजार में आई भी नहीं है, छपी भी नहीं, लेकिन उसने उसने देश की संसद में एक तरह से भूचाल ला दिया। एक ऐसी किताब जिसके कुछ हिस्से विपक्ष के नेता सदन के पटल पर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है नियमों का हवाला देकर। बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की। एक ऐसी किताब जो आधिकारिक तौर पर तो कहीं नहीं है, किसी दुकान पर नहीं, किसी वेबसाइट पर नहीं, लेकिन उसके कुछ हिस्सों ने राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। तो चलिए आज हमारे पास जो भी स्रोत हैं उनके आधार पर इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। ये किताब आखिर रुकी क्यों है? इसमें ऐसा क्या लिखा है? हाँ, इसमें ऐसा क्या है जिस पर इतना हंगामा बरपा है? और सबसे बड़ा सवाल, कैसे एक अप्रकाशित किताब देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंच गई और एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गई? और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये विवाद सिर्फ एक किताब के बारे में नहीं है। अच्छा। इसके तार सीधे जुड़ते हैं भारत चीन के बीच 2020 में हुए उस गंभीर सीमा तनाव से, खासकर पूर्वी लद्दाख की उन तनावपूर्ण रातों से। मतलब ये किताब उस समय के सेना प्रमुख का एक फर्स्ट हैंड अकाउंट है। एग्जैक्टली। उनका नजरिया सामने रखती है और यही बात इसे इतना संवेदनशील, इतना विस्फोटक बना देती है। ये पूरा मामला कह सकते हैं कि पारदर्शिता, राष्ट्रीय सुरक्षा और संसदीय प्रक्रियाओं के बीच एक बहुत ही महीन रेखा पर चल रहा है। तो कहानी शुरू होती है फरवरी 2026 से, लोकसभा के अंदर से। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जनरल नरवणे की इसी किताब के कुछ हिस्से पढ़ना चाहते हैं। वो एक पत्रिका का हवाला देते हैं जिसमें कुछ अंश छपे थे, लेकिन उन्हें तुरंत रोक दिया जाता है। सत्ता पक्ष की तरफ से आपत्ति आती है। हाँ, और यहाँ पर संसदीय प्रक्रिया के 2 नियम सामने आते हैं। बिल्कुल। नियम 349I और 353। पहला नियम ये कहता है कि सदन में कोई भी सदस्य ऐसा दस्तावेज या किताब नहीं पढ़ सकता जो ऑथराइज्ड या ऑथेंटिकेटेड ना हो। सही कहा। और दूसरा नियम किसी व्यक्ति पर, खासकर जो सदन में अपना बचाव करने के लिए मौजूद ना हो, बिना पूर्व सूचना के आरोप लगाने से रोकता है। अच्छा, तो सरकार का तर्क ये था कि एक ऐसी किताब जो अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुई, जिसकी सुरक्षा जांच भी नहीं हुई, उसे संसद में पढ़ना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। बिल्कुल, सत्ता पक्ष का यही स्टैंड था। उनका कहना था कि इसमें सेना की तैनाती, मतलब ऑपरेशनल जानकारी जैसी सेंसिटिव बातें हो सकती हैं, जिन्हें इस तरह सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। हाँ, और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप था कि सरकार 2020 के सीमा संकट से जुड़ी सच्चाइयों को दबाना चाहती है और इसीलिए इस किताब को सदन में आने से रोक रही है। तो ये नियमों की लड़ाई के साथ साथ आप देखें तो 2 अलग-अलग नैरेटिव की भी लड़ाई बन गई। और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है कि आखिर उन अंशों में ऐसा था क्या जिस पर इतना हंगामा हुआ। वो कौन सी बातें थीं? हाँ, जिन्हें सरकार छिपाना चाहती थी और विपक्ष उजागर करना चाहता था। देखिए, सूत्रों के अनुसार जो अंश लीक हुए हैं उनमें सबसे नाटकीय हिस्सा है 31 अगस्त 2020 की रात का। ये गलवान के कुछ ही हफ्ते बाद का समय था ना? जी हाँ, गलवान घाटी की हिंसक झड़प के कुछ ही हफ्ते बीते थे और भारत चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में एक बार फिर आमने सामने थीं। तनाव अपने चरम पर था। जनरल नरवणे अपनी किताब में लिखते हैं कि उस रात पूर्वी लद्दाख के रेचिन ला में चीनी पीएलए के टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां भारतीय पोजीशंस की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। उन्हें नॉर्दर्न कमांड के चीफ का फोन आता है कि स्थिति बिगड़ रही है। इसके बाद जनरल नरवणे एक एक करके देश के शीर्ष नेतृत्व को फोन करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। और सबसे एक ही सवाल पूछते हैं, मेरे लिए क्या आदेश है? आप उस पल का दबाव सोचिए। स्थिति इतनी तनावपूर्ण थी कि जमीन पर जो स्थानीय कमांडर थे वो अपने टैंकों से गोलाबारी शुरू करने की इजाजत मांग रहे थे। और दूसरी तरफ चीनी कमांडर बातचीत का एक तरह से दिखावा कर रहे थे। बिल्कुल, लेकिन उनके टैंक लगातार आगे बढ़ रहे थे। जनरल नरवणे के अनुसार घंटों की खामोशी के बाद रात करीब 10:30 बजे रक्षा मंत्री का फोन आया। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री से बात हो गई है और निर्देश है जो उचित समझो वो करो। वाह, मतलब युद्ध शुरू करने या ना करने का फैसला पूरी तरह से एक अकेले जनरल पे छोड़ दिया गया। ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। और जनरल नरवणे अपनी किताब में ठीक इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो। हाँ। वो कहते हैं कि एक हॉट पोटैटो था जो सीधे उन्हें थमा दिया गया था। चीन के साथ जंग छेड़ने या ना छेड़ने का इतना बड़ा फैसला वो पूरी तरह से उनके कंधों पर आ गया था। वो लिखते हैं कि इस आदेश के बाद वो कुछ मिनटों के लिए चुपचाप बैठे रहे। हाँ,
वो लिखते हैं कि देश कोविड की मार झेल रहा था, अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं थी। ऐसे में युद्ध का फैसला लेना कोई मामूली बात नहीं थी। तो उन्होंने क्या फैसला लिया? अंत में उन्होंने एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि एक रणनीतिक जुआ खेला। उन्होंने नॉर्दर्न कमांड के जनरल को आदेश दिया कि हम पहले गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन उन्होंने भारतीय T-90 टैंकों को सीधे चीनी टैंकों के सामने ढलान पर नाक नीचे करके तैनात करने का आदेश दिया। इसका संदेश साफ था, एकदम साफ, कि अगर तुम 1 इंच भी और आगे बढ़े तो तुम सीधे हमारे निशाने पर होगे। नरवणे लिखते हैं, ये एक ब्लफ का खेल था और PLA पहले झिझक गई। और अगली सुबह तक माहौल बदल चुका था। हाँ, दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार हो गए थे। ये तो वाकई एक असाधारण घटना का खुलासा है। और सुनने में आया है कि किताब में सिर्फ यही नहीं बल्कि अग्निपथ योजना पर भी कुछ विस्फोटक टिप्पणियां हैं। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक किताब में कहा गया है कि अग्निपथ योजना का जो अंतिम स्वरूप सामने आया वो सेना के मूल प्रस्ताव टूर ऑफ ड्यूटी से काफी अलग था। अच्छा। दावा ये है कि इस अंतिम योजना को देखकर नौसेना और वायुसेना भी हैरान रह रही थीं। एक मिनट, नौसेना और वायुसेना हैरान रह गई थी? ये तो बहुत बड़ा दावा है। जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि तीनों सेनाओं के बीच इस योजना को लेकर पूरा तालमेल नहीं था, जैसा कि बताया गया था। बिल्कुल, किताब कथित तौर पर इसी बात पर इशारा करती है। ये बताती है कि सेना का जो ओरिजिनल आइडिया था वो जवानों को एक लंबी अवधि के लिए परखने और फिर उनमें से बेस्ट को रिटेन करने का था। लेकिन जो अंतिम योजना आई वो वित्तीय चिंताओं और पेंशन के बोझ को कम करने से ज्यादा प्रेरित लगी। ये अंश इसलिए भी विस्फोटक है क्योंकि ये सरकार के उस आधिकारिक दावे पर सवाल खड़े करता है कि ये योजना सभी सैन्य अंगों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद लाई गई थी। ये सब सुनकर मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही है। अगर किताब सच में बाजार में आई ही नहीं, अगर वो प्रकाशित ही नहीं हुई, तो ये सारी बातें हैं, ये सारे अंश विपक्ष के नेता तक पहुंचे कैसे? कहीं कोई लीक तो नहीं हुआ? हाँ। यहीं पर प्रकाशन की दुनिया का एक बड़ा ही दिलचस्प पेच है। क्या? राहुल गांधी ने संसद में जनरल नरवणे के दिसंबर 2023 के एक ट्वीट का हवाला दिया था। मैंने भी सुना था उसके बारे में। उस ट्वीट में जनरल ने लिखा था कि मेरी किताब अब उपलब्ध है और साथ में Amazon का प्री ऑर्डर लिंक भी था। तो गांधी का तर्क था कि या तो जनरल झूठ बोल रहे हैं या फिर प्रकाशक। तो सच्चाई क्या है? क्या किताब उपलब्ध थी? यहाँ हमें ना प्रकाशन की प्रक्रिया को समझना होगा। प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने एक आधिकारिक बयान जारी करके साफ कहा है कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है। ओके। उन्होंने न कोई प्रिंट कॉपी बेची है और न ही कोई डिजिटल कॉपी। बाजार में अगर कोई PDF या प्रिंटेड कॉपी घूम रही है तो वो गैरकानूनी है, कॉपीराइट का उल्लंघन है। और जनरल नरवणे ने खुद प्रकाशक के इस बयान को रीट्वीट भी किया था। हाँ, उन्होंने किया था। तो फिर उस ट्वीट का क्या मतलब था कि मेरी किताब अब उपलब्ध है? वो प्री ऑर्डर के लिए था। अच्छा, प्री ऑर्डर। हाँ, प्रकाशन की दुनिया में घोषित किताब, प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध किताब और प्रकाशित किताब में बहुत बड़ा फर्क होता है। इसे कैसे समझें? इसे ऐसे समझें जैसे किसी फिल्म का ट्रेलर रिलीज होना। ट्रेलर आ गया मतलब फिल्म की घोषणा हो गई। आप एडवांस में टिकट बुक कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म रिलीज हो गई है। सही बात है। वैसे ही एक किताब को ISBN नंबर मिलने के बाद उसे प्री ऑर्डर के लिए ऑनलाइन लिस्ट किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसकी छपाई हो चुकी और वो बिकने के लिए तैयार है। मतलब ये कि अगर कोई कानूनी अड़चन या मंत्रालय से मंजूरी मिलने में देरी होती है तो छपाई रोक दी जाती है, जैसा शायद इस मामले में हुआ। आपने एकदम सही समझा। प्रकाशक ने भी यही स्पष्ट किया है। एक किताब तभी प्रकाशित मानी जाती है जब आप उसे खरीद कर घर ले जा सकें। और इस मामले में प्री ऑर्डर लिस्टिंग को बाद में सभी प्लेटफॉर्म से हटा लिया गया था। बिल्कुल। ठीक है, तो प्रकाशन की प्रक्रिया तो समझ आ गई, लेकिन सवाल वही है, किताब रुकी क्यों? क्या ये एक सामान्य प्रक्रिया है या इस मामले में कुछ अलग हो रहा है? यहीं पर मामला और भी गंभीर हो जाता है। कैसे? वैसे तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि जो रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हैं, खासकर जिन्होंने सेंसिटिव पदों पर काम किया हो, उन्हें अपनी किताबें प्रकाशित करने से पहले रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेनी होती है। और 2021 में पेंशन नियमों में कुछ संशोधन भी हुए थे। जी, वो भी सेवानिवृत्त सुरक्षा अधिकारियों पर ये शर्त लगाते हैं। इसका मकसद यही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी बाहर आने से रोकी जाए। तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया हुई, इसमें क्या खास है? जो बात इस मामले को खास बनाती है वो एक RTI के जवाब से सामने आई है। RTI? हाँ, एक RTI के जवाब में पता चला कि 2020 के बाद से मंत्रालय में मंजूरी के लिए जमा की गई दर्जनों किताबों में से
जनरल नरवणे की 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इकलौती किताब है जिसकी मंजूरी अभी भी लंबित है। इकलौती किताब, बाकी सभी को या तो मंजूरी मिल गई या फिर उन्हें वापस ले लिया गया। अकेली किताब, दर्जनों में से सिर्फ एक। ये तो मामला काफी पेचीदा लगता है तो खुद जनरल नरवणे ने इस पर कुछ कहा है? उन्होंने इस पर एक बहुत ही दिलचस्प टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि उनका काम किताब लिखना और उसे प्रकाशक को सौंपना था। और अब बाकी का काम प्रकाशक का है? हाँ, मंत्रालय से अनुमति लेना और बाकी प्रक्रिया को पूरा करना प्रकाशक की जिम्मेदारी है। और फिर उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि उनकी किताब पुरानी शराब की तरह है, जितनी देर रहेगी उतनी कीमती होती जाएगी। वाह, जनरल साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल का है ना? लेकिन इस मजाक के पीछे एक गंभीर बात भी छिपी है कि वो भी इस देरी से शायद कुछ हद तक परेशान हैं या कम से कम इस पर नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, उनका ये बयान दिखाता है कि वे प्रक्रिया की इस लंबी अवधि से वाकिफ हैं। लेकिन अब ये मामला सिर्फ प्रकाशन की देरी का नहीं रह गया है, ये पूरी तरह से राजनीतिक बन चुका है। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें तो तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर ये है कि हमारे सामने एक ऐसी किताब है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बेहद अहम घटनाओं का एक अंदरूनी लेखा जोखा है, जिसके इर्द गिर्द एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो चुका है। और ये सब प्रकाशन और सुरक्षा मंजूरी के नियमों के एक जटिल जाल में फंसा हुआ है। एक तरफ एक पूर्व सेना प्रमुख का अपनी कहानी बताने का अधिकार है, तो दूसरी तरफ देश की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी को गोपनीय रखने की जिम्मेदारी। और ये दोनों चीजें एक दूसरे से टकरा रही हैं। हाँ, और ये मामला सिर्फ एक किताब से कहीं आगे का है। ये लोकतंत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा के बीच जो एक नाजुक संतुलन होता है, उस पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये इस बात को भी परिभाषित करने की कोशिश करता है कि रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों की सार्वजनिक जीवन में क्या भूमिका होनी चाहिए और उन्हें बोलने की कितनी आज़ादी होनी चाहिए। तो ये बात सोचने वाली है कि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का सच जानने का जनता का अधिकार कितना है, और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उसकी सीमाएं कहाँ से शुरू होती हैं। और अंत में एक विचार, भले ही ये किताब कभी आधिकारिक रूप से प्रकाशित हो या ना हो, इसके अप्रकाशित अंशों ने पहले ही एक राजनीतिक बहस को शक्ल दे दी है, और वो इतिहास का एक हिस्सा बन चुके हैं। हाँ, यह इस सवाल को जन्म देता है कि सूचना लीक और डिजिटल प्रसार के इस युग में किसी जानकारी के अप्रकाशित होने का वास्तव में क्या मतलब रह गया है। बहुत गहरा सवाल है। और जब एक सैनिक की गोपनीयता की शपथ एक नागरिक के जानने के अधिकार से टकराती है, तो एक लोकतंत्र उस तनाव को कैसे संभालता है?